नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस जो है वो मेंटेनेंस को कैसे ख़त्म कराया जाए। तो सीआरपीसी 125 में जो महिलाएं मेंटेनेंस लेती हैं, झूठे एफिडेविट देती हैं और किस तरीके से हमें उनके आरोपों की जांच करानी चाहिए, इसके संबंध में आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो हमारा अंत तक देखें और काफ़ी फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि देखने में आया कि महिलाएं भरण पोषण लेने के लिए झूठे एफिडेविट दाखिल कर देती हैं और बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता देती हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर झूठा एफिडेविट दिया जाता है तो कैसे कार्रवाई करनी है, और अगर 125 में अगर आदेश हो जाता है और उसका एजुकेशन फाइल होता है तो किस तरीके से हमें बचना है और कैसे काम करना है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि सीआरपीसी 125 में अगर मेंटेनेंस अगर कोई पारित हो जाए या सीआरपीसी 125 में कोई दावा पेश किया जाए महिला की तरफ से कि मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो हमें किस तरीके से उसके आरोपों की जांच कराने के लिए न्यायालय में आवेदन देना होगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेंटेनेंस के केस में अधिकांश जो न्यायालय हैं वो एक पक्षीय आदेश कर देती हैं या किसी भी तरीके से वो पति पक्ष को ही गलत साबित करती हैं और इस आदेश से पति को बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई परिवार सीआरपीसी 125 में जब दाखिल किया जाता है और उसमें आरोप लगाए जाते हैं और वो आदेश जब महिला के पक्ष में हो जाता है तो ये स्वतः ये आरोपों की सिद्ध हो जाते हैं कि ये जो आरोप जो हैं वो बिल्कुल सही लगाए गए हैं। इसके आधार पे जो पति है उसको तलाक मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो सकती हैं। अगर कोई तेज तर्रार अगर एडवोकेट हुआ और तेज तर्रार पक्ष अगर हुआ तो इस चीज़ पे जो पति पक्ष है उसको परेशान किया जा सकता है। तो इसी के संबंध में हम ऑलरेडी पहले वीडियो बनाते रहे हैं और आज हम बताएंगे कि आरोपों की जांच कैसे कराई जाए। जैसा कि मैंने बताया सीआरपीसी 125, 126, 127, 128 जो सीआरपीसी का जो चैप्टर 9 है वो पूरी तरीके से सिविल प्रवृत्ति का है। जैसा कि फैमिली कोर्ट एक्ट में साफ तरीके से कहा गया है कि सीआरपीसी का जो चैप्टर 9 है वो पूरी तरीके से सिविल प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हम सीपीसी का भी यूज कर सकते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का भी। जब भी आपके खिलाफ में कोई आवेदन जाता है तो उस आवेदन को सही मानते हुए न्यायालय सम्मन जारी कर देता है, उस पर अपना जवाब दाखिल किया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि इन आरोप जो लगाए गए हैं उन आरोपों की सत्यता कैसे जांची जाए। अगर इस तरीके की अगर चीजें अगर आई हैं तो सबसे पहले पति पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के बाद में सीपीसी 32A रूल 5 के तहत में एक आवेदन न्यायालय में करना पड़ेगा कि साहब ये आदेश जो आदेश हुआ है गलत हुआ है, या फिर जो परिवाद दाखिल किया गया है मेंटेनेंस के लिए इसमें जो आरोप लगाए गए हैं इनकी सत्यता की जांच कर ली जाए। तो फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा जो 14 है वो ये कहती है कि इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लागू होगा और इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत में ही आप कार्रवाई करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि मेंटेनेंस के केस में जब कोई परिवाद दाखिल किया जाता है तो महिला इंटरिम ऑर्डर लेने के लिए, इंटरिम मेंटेनेंस लेने के लिए एक एफिडेविट फाइल कर देती है कि साहब जब तक हमारे मामले का निस्तारण हो तब तक हमें इंटरिम भरण पोषण की राशि हमें मिलती रहे, और न्यायालय उस एफिडेविट के आधार पर निर्णय पारित कर देता है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी 296 सब सेक्शन 2 में ये प्रावधान है। अगर हम फैमिली कोर्ट एक्ट की बात करें तो सेक्शन 16 के तहत में ये चीज कही गई है कि यदि कोई औपचारिक साक्ष्य यदि दिया जाता है तो उसकी जांच कराने के लिए यदि प्रतिवादी पार्टी यानी पति पक्ष है वो अगर कोई आवेदन करता है तो उन तथ्यों की जांच की जाएगी। लेकिन अगर हमें शुरुआती दौर में अपना जवाब दाखिल करने के बाद ही अगर हमें उसके आरोपों की सत्यता की अगर जांच न्यायालय द्वारा करानी है तो हमें एक आवेदन फाइल करना पड़ेगा। वो आवेदन
कैसे होगा, ये मेरिट टू मेरिट होगा, हर किसी के केस अलग हैं। अगर जानकारी चाहते हैं और तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, नीचे दिया गया है। कल एक क्वेश्चन आया था, एक बंदे ने हमसे पूछा था कि सर ये बताओ कि सीआरपीसी 125 का जो परिवाद होता है जो मेंटेनेंस के लिए, क्या इसके आरोपों की जांच नहीं कराई जा सकती? हमने थोड़ा सा स्टडी किया, उसमें देखा कि हाँ, आरोपों की जांच कराई जा सकती है, और उन आरोपों की जांच जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पर ही होगी। अगर कोई औपचारिक साक्ष्य दिया जाता है, जैसे कि साक्ष्य एफिडेविट दे देती है महिलाएं और पुख्ता कर देती है कि नहीं साहब, जो मैंने कहा है वो पूरी तरीके से सही है, तो उस साक्ष्य शपथ पत्र की सत्यता को जांचने के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 16 सबसेक्शन 2 के तहत में हम प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस वादी पक्ष को, यानी आपकी पत्नी को, सम्मन भेजे और उससे जो दस्तावेज है या जो भी साक्ष्य है जो संकलित हो सकता है, उन साक्ष्यों को तलब करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।